बहनों और भाइयों, आप कुछ समय से इंतजार कर रहे होंगे। आज मेरी बातों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ और आपका भी इस सभा में स्वागत करती हूँ। देखिए, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं। आज सुबह उठकर आपने सबके लिए खाना बनाया होगा, घर का काम किया होगा, तभी आप यहाँ आ पाए। और जब यहाँ से आप वापस जाएंगी तो भी आप काम करेंगी। जिसका जॉब है वहाँ आप कल सुबह जाएंगी जॉब पे। जो खेती में मदद करती हैं वो खेती में मदद करने जाएंगी। तो आप सबका जो जीवन है बहुत मेहनत का जीवन है और संघर्ष का जीवन है। इसी तरह से मेरे भाई जो यहाँ हैं, आप भी जहाँ जहाँ आप काम करते हैं, चाहे आप किसान हैं, खेती में करते हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आपका जॉब है, जो भी आप करते हैं, आप मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हैं। अब जब आप इस तरह से मेहनत और ईमानदारी का जीवन जीते हैं तो आप सिर्फ अपने परिवार के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है शायद कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन इससे भी बड़ा आप एक काम कर रहे हैं। मेरे परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे, उन्होंने एक बार इंदिरा जी को चिट्ठी में लिखा था कि कोई भी देशवासी जो छोटे से छोटा काम करता हो, चाहे वो बर्तन मांजता हो, चाहे वो खेती करता हो, चाहे मजदूरी करता है, चाहे सरहद पे देश की सुरक्षा करता है, चाहे डॉक्टर है, मरीजों का इलाज करता है, जो भी काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करता है वो देश की सेवा करता है। तो एक तरह से जब आप सुबह उठ के अपने जीवन के संघर्षों का सामना करते हैं और मेहनत की कमाई घर लाते हैं, तो आप भी देश सेवा का काम करते हैं। और ये जो देश सेवा है और ईमानदारी है, इसका हमारी राजनीति में बहुत बड़ा महत्व रहा है। महत्व ये रहा है कि हमारा पूरा जो स्वतंत्रता का संग्राम था, जिससे हमें आज़ादी मिली, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे महापुरुषों ने हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने भी ये सेवा, ईमानदारी, जिसको वो कहते थे सत्य और सच्चाई की लड़ाई लड़ी। तो हमारी राजनीति, जो इस देश की राजनीति है, उसका आधार ही, उसकी नींव इन्हीं सिद्धांतों पे डली। इसका मतलब है कि शायद और देशों से भी ज़्यादा हमारे देश में पब्लिक ने हमेशा ये आशा रखी है कि हमारे नेता साधारण जीवन जिएंगे, कि हमारे नेता हमें लूटेंगे नहीं, हमारे नेता सत्ता में आएंगे तो ईमानदारी से हमारे लिए काम करेंगे। अगर हमारी कोई समस्या हो तो हम अपने नेता के पास जा सकते हैं, अपनी समस्या समझा सकते हैं और वो नेता हमारी समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास करेगा। यही हमारी परंपरा रही है। और हमारे देश में बड़े से बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री रहे, चाहे महात्मा गांधी जैसे महात्मा रहे, हमेशा पब्लिक के बीच चले, हमेशा आपके सामने उन्होंने सर झुकाया, हमेशा आपके प्रति उनके मन में श्रद्धा रही। तो आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। चुनाव का मौसम है। मौसम इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि नेता बरसते हैं आपके ऊपर इस समय बारिश की तरह। हर पार्टी से नेता आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और सबकी बात हमें ठीक भी लगती होगी किसी स्तर पे।
आप किसी की बात सुनते हैं, आप सोचते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये, किसी और की सुनते हैं, कहते हैं ये तो ठीक कह रही है। तो आप कैसे चुनेंगे? आपको कैसे समझ में आएगा कि जो आपके सामने खड़ा होकर आपको भाषण दे रहा है उसकी नीयत क्या है, वो किस तरह का नेता है, उसकी पार्टी किस तरह की पार्टी है, आपके लिए क्या कुछ काम करेगी या नहीं? तो मैं इसलिए कह रही हूं कि चुनाव का मौसम है, चुनाव का समय है, तो एक बहुत बड़ा सवाल है आपके सामने कि पिछले 3.5 सालों से कर्नाटक में कैसी परिस्थितियां बनी हैं। आपका कर्नाटका है, जैसे मैंने कहा, आप सब मेहनत करते हैं, सब मेहनत करते हैं और सबकी मेहनत से ही ये कर्नाटका बना है। किसी नेता ने एक दिन नहीं बनाया, यहाँ की जनता ने बनाया। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, दुनिया जानती है आपकी कला, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता। यहाँ के शिक्षित नौजवान, टेक की कंपनियां, बड़े बड़े आधुनिक जो कंपनियां हैं यहाँ की, ये किसने बनाई? आप ही ने तो बनाई हैं, आपके बच्चों ने, आपके बुजुर्गों ने, और आपने अपनी मेहनत से बनाया। तो आज कर्नाटका में बड़ी अजीब सी परिस्थितियां बन गई हैं। एक सरकार है जो 3.5 सालों से चल रही है, जो बनते समय ही गलत आधार पर बनी। जब ये सरकार बनी तब से चोरी शुरू हुई। क्यों कह रही हूं? क्योंकि सबसे पहले इस सरकार को बनाने के लिए विधायकों की चोरी करनी पड़ी। इस सरकार को बनाने के लिए इन्होंने दूसरी सरकार को तोड़ा, विधायकों को पैसे खिलवाए, उनको अपनी तरफ लाए, और तभी ये सरकार बनी। तो सबसे बड़ा जो सिद्धांत है देश की राजनीति का, वो तो बनते ही इन्होंने तोड़ दिया। और आज ये स्थिति है कि पूरे कर्नाटका में अगर एक पहचान है इस सरकार की, तो यही पहचान है कि ये 40% की सरकार है। और ये जो 40% की सरकार है, ये किसने कहा? किसी नेता ने नहीं कहा था। ये कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, कहा था कि हमारे साथी इतने परेशान हैं घूस दे देकर कि 40% हम अपनी कमाई इनको दे रहे हैं, सरकार को, इनको रोकिए, कुछ करिए। प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। तो ये 40% सरकार तब से चले आ रहा है जब से कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की और ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को गई। स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने भी चिट्ठी लिखी, उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। 8 करोड़ रुपए एक विधायक के बेटे में के घर में मिले। आप सोच सकते हैं 8 करोड़ रुपए कैश एक विधायक के बेटे के घर में मिले, तो आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने कोई कार्रवाई की, पकड़ा उस लड़के को कि भाई तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए? नहीं की। उल्टा उसके पिता ने एक परेड निकाली कि मैं विधायक हूं, मेरे बेटे के घर में चाहे आप कुछ भी पकड़ लो, मुझे आप नहीं रोक सकते। इतनी बेशर्मी के साथ लूटा है कर्नाटका को कि हर स्तर पर लूट है, हर स्तर पर। और उस लूट का बोझ कौन उठा रहा है? आप उठा रहे हैं। क्योंकि आप सोचते होंगे कि ठीक है, ये लोग सत्ता में आ गए, लूटने लग गए, अपने बड़े बड़े महल बनवा दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, इनके पास बहुत हो गया तो हमें क्या? लेकिन है, क्योंकि जो लूट रहे हैं वो आपका है, जो लूट रहे हैं वो संपत्ति आपकी है, कर्नाटका की है, आप सबकी है। अगर ये लूट बंद होती तो आपके लिए क्या क्या बन सकता था, आपको मालूम नहीं होगा। हमने एक अनुमान लगाया, 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं, कर्नाटका की संपत्ति लूटी है। अब आप सोचिए 1.5 लाख करोड़ रुपए में क्या क्या कर सकते थे। 1.5 लाख करोड़ रुपए में 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे। 30,000 स्मार्ट क्लासरूम, कम से कम 20 बच्चे एक क्लासरूम में पढ़ते हैं।
लाखों बच्चों की शिक्षा लूटी। इनके लूट से 2000 से ज्यादा लंबी 6 लेन की किलोमीटर लंबी 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी, 2250 किलोमीटर लंबी, अगर ये 1.5 लाख करोड़ रुपए नहीं लूटते। 30 लाख गरीबों के घर बन सकते थे इन पैसों से। आपके लिए योजना बन सकती थी, जिसको कहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की योजना। 30 लाख घर बन सकते थे। आज अगर आप महंगाई से जूझ रही हैं बहनों, मुझे मालूम है 1100 का सिलेंडर मिल रहा है, मुझे मालूम है कि आटा, दाल, सब्जी, हर चीज महंगी हो गई है। आप दुकान जाती होंगी, सुबह सोचती होंगी कि 1-2 चीजें पकानी है, आधे टाइम आप वापस लौटती होंगी बगैर खरीदे। आधी चीज खरीदती होंगी और आधी छोड़ देती होंगी, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। और इस महंगाई का सारा बोझ आप उठा रहे हैं, किसान उठा रहा है। डीएपी का पहले बोरा मिलता था 50 किलो का, आज वही बोरा उतने ही पैसों का 45 किलो का मिल रहा है। आपको अपनी फसल का दाम नहीं मिलता, ना गन्ने के किसान को मिलता है, ना धान के लिए मिलता है। आपका फर्टिलाइजर, उस पे भी जीएसटी, ट्रैक्टर पे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी। तो कैसे गुजारा होगा आपका अगर ये लूट बंद नहीं होगी? जब तक ये लूट बंद नहीं होगी तब तक आपका गुजारा हो नहीं पाएगा। आपकी मुश्किलें बढ़ती ही चली जाएंगी। और क्या होता है, आप सोचिए, अगर नेता का ध्यान लूटने में और लालच में हो जाता है और उसी में पड़ा रहता है तो वो काम करना बंद करता है। और इसके साथ साथ एक और चीज है जो आजकल हमारी राजनीति में, हमारे देश में है, कि अब नेता जान गया है कि भैया कुछ काम करो ना करो, चुनाव के समय पब्लिक के सामने चले जाना, धर्म की बात उठा देना, जाति की बात उठा देना, पब्लिक के जज्बात उठ जाएंगे, आपसे जुड़ जाएंगे, चलो भैया नैया पार, एक और चुनाव निकाल देंगे। ये हुआ है कि नहीं हुआ है? जब आपके सामने नेता आते हैं तो आजकल ताज्जुब की बात तो ये है कि आपको ये नहीं बताते कि 3.5 सालों से हमारी सरकार रही है, हमने आपके लिए इतने पाठशाला बनाए, हमने इतने संस्थान खोले हैं, हमने इतनी सड़कें बनाई हैं, हमने अस्पताल खोले हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए हमने क्या किया, आपके बच्चों को रोजगार कितने दिए, ये नहीं बताते। कहीं कहीं और की बातें करते रहते हैं। और इनको मालूम है कि जैसे ही धर्म की बात कर ली, जाति की बात कर ली, कोई ऐसी बात उठा ली जिससे आपका दिल जुड़ा है, तो सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।